नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट कोड है एमई 201 में यूनिट नंबर 12 थिन सिलेंडर शेल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिलेंड्रिकल शेल या स्फेरिकल शेल या इनको शॉर्ट में हम थिन सिलेंडर्स या थिन वेसल्स भी बोलते हैं। तो इनका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, ये देखने के लिए हम इस डायग्राम पर फोकस करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज में हम इस तरीके के स्ट्रक्चर या इस तरीके के मशीनरीज हम देखते हैं। तो ये किसी न किसी चीज को स्टोरेज, चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेस हो, हाई प्रेशर पे स्टोरेज स्टोरेज करने के काम में आती है। तो इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा सिलेंड्रिकल वेसल कहलाता है और इस तरीके का स्फेरिकल वेसल कहलाता है। तो थिन जो वेसल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं। इन सिलेंडर्स के अंदर हाई प्रेशर पर कोई सब्सटेंस या केमिकल या फिर कोई गैस स्टोर की जाती है और उससे रिलेटेड प्रोसेसिंग की जाती है। कुछ और डायग्राम भी हम देखते हैं। इस तरीके के प्रेशर वेसल्स हम इंडस्ट्री में आमतौर पर देखते हैं, जिसके अंदर अलग अलग टाइप की गैसेस स्टोरेज की जाती है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब स्टोरेज कोई केमिकल गैसेस या सब्सटेंस स्टोरेज किया जाता है तो वो एक नॉर्मल प्रेशर इसके अंदर क्रिएट करेगा और वो प्रेशर बर्स्टिंग फोर्स क्रिएट करेगा। अगर वो प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा होता है तो ये सिलेंडर बर्स्ट हो जाता है। तो इसकी प्रॉपर डिजाइन करनी पड़ती है। तो जो बर्स्टिंग फोर्स की वजह से जो स्ट्रेसेस यहाँ जनरेट होते हैं, उनका एनालिसिस और उसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइन करना पड़ता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर के लिए, इस प्रेशर वेसल्स के लिए हम देखें किस तरीके के स्ट्रेसेस आएंगे। इसके अंदर मान लीजिए प्रेशर, एक हाई प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से चारों तरफ हर डायरेक्शन में नॉर्मल बर्स्टिंग फोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ जो इसके मटेरियल पर, क्योंकि इसकी एक थिकनेस है पर्टिकुलर, इसीलिए इसे थिन सिलेंडर बोला जाता है। तो मटेरियल पे जो स्ट्रेसेस आएंगे वो अलग अलग टाइप के आएंगे, मेनली 3 टाइप के आएंगे। तो पहले इस कंटेंट में हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं किस टाइप के स्ट्रेसेस आएंगे। एक तो आएंगे सरकमफेरेंशियली, यानी अगर इस डायग्राम में क्रॉस सेक्शन हम करें तो सरकमफेरेंशियली आएंगे। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल आएगा और तीसरा जो वर्टिकली अपवर्ड आएगा, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो उसको हम और डिटेल में देखते हैं। तो थिन सिलेंडर और थिन स्पेयर। तो थिन और थिक, सबसे पहले हम ये देखते हैं थिन किसे कहेंगे और थिक किसे कहेंगे। सबसे पहले देखिए थिन सिलेंडर। इफ थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर इज लेस देन 1/15 ऑफ द डायमीटर, इट इज कॉल्ड थिन। यानी डायमीटर का 1/15 यानी 15वां हिस्सा अगर है या उससे भी कम है तो उससे थिन सिलेंडर की डेफिनेशन में हम लेंगे। थिक सिलेंडर भी होता है। थिक सिलेंडर का मतलब जिसकी थिकनेस थोड़ी अच्छी होती है। तो थिकनेस इज मोर देन 1/10 ऑफ द डायमीटर। डायमीटर का जो 10वां हिस्सा है उससे अगर ज्यादा है तो हम उसे थिक सिलेंडर कहेंगे। अब इससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन जो भी हम करते हैं, वो करने से पहले इसके अंदर प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे होता है और प्रेशर की वजह से बर्स्टिंग फोर्स कैसे आता है, तो वो चीज हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्टेड एरिया थ्योरम, यानी बर्स्टिंग जो फोर्स होगा वो किस प्रकार से हम एक्सप्रेस करेंगे। अब ये सिलेंडर का हमारे पास एक हिस्सा है, क्रॉस सेक्शन है, वो भी आधा हमने लिया हुआ है। अब इसके अंदर जो प्रेशर पी क्रिएट है, एग्जिस्ट कर रहा है, जो प्रेशर पी जो है नॉर्मल डायरेक्शन में हर तरफ होगा, इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, हर साइड में होगा। अब इस प्रेशर की वजह से ओवरऑल फोर्स कितना होगा कि इस सिलेंडर को किसी जैसे मान लीजिए ये जो एक सिमेट्रिकल एक्सिस है उसके अबाउट इसको बर्स्ट करने का ट्राई करे, ऐसा फोर्स कितना होगा। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इसको रेफरेंस, इस लाइन को अगर रेफरेंस लेता हूँ, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको अगर रेफरेंस लेता हूँ तो ये टोटल जो वर्टिकल फोर्स होगा वो बर्स्टिंग फोर्स कहलाएगा। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसका हिस्सा लेते हैं वर्टिकल से थीटा एंगल पर,
और ये छोटा सा हिस्सा ओरिजिन के साथ डेल्टा थीटा एंगल बनाता है। तो लेट अस कंसीडर ए हेमिस cylindrical क्रॉस सेक्शन, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल पार्ट एरिया डेल्टा ए। तो हम एक छोटा सा डेल्टा ए पार्ट लेते हैं, तो डेल्टा ए जो पार्ट है वो डेल्टा थीटा एंगल यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा है। तो ये जो डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी, ये मान लीजिए रेडियस आर है, तो आर इंटू डेल्टा थीटा ये डायमेंशन बनेगी। और इसके अलावा परपेंडिकुलर डायमेंशन में, यानी इस पेपर के परपेंडिकुलर लंबवत जो है, इसकी लंबाई, सिलेंडर की जो लंबाई है वो लेंथ एल है। तो मैं इससे अगर एल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये एरिया पूरा का पूरा आ जाएगा, यानी पूरी की पूरी लेंथ के साथ ये एरिया आ जाएगा। डेल्टा ए इक्वल टू आर डेल्टा थीटा एल। अब इस पर्टिकुलर एरिया पर, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो कि थ्रू आउट लेंथ के लिए हम निकाल रहे हैं, उस पर जो फोर्स लग रहा है, देखिए डेल्टा पी एन इक्वल टू पी, यानी प्रेशर को हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। अब एरिया कितना है, आर डेल्टा थीटा एल। ठीक है, अब आगे देखिए, इस फोर्स का जो इस एलिमेंट्री एरिया पर जो लग रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि हम, हमारे लिए रेफरेंस लाइन ये है, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट को ही लेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स विल बी, हम cos थीटा ले लेंगे, पी आर डेल्टा थीटा एल cos थीटा। टोटल वर्टिकल फोर्स जो हम निकालें, cos थीटा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देखिए, ये अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए cos थीटा हमें लेना पड़ेगा। अब आप देखिए, टोटल वर्टिकल फोर्स यानी बस्टिंग फोर्स विल बी, इंटीग्रेट करेंगे पी आर डेल्टा थीटा एल cos थीटा, लेकिन यहाँ से जीरो से लेकर के, 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब 180 डिग्री तक ना करके हम 90 डिग्री तक करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखिए कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, 2 p कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, और r यहाँ पर कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 cos थीटा d थीटा। cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin थीटा होता है, 0 से लेकर के π/2 लिमिट हो जाएगी। sin π/2 का वैल्यू होता है 1, और sin 0 का वैल्यू 0, यानी 1 इसकी वैल्यू आएगी। तो कितना बचा, 2p/lr, जो ये बाहर लिखा हुआ वही बचेगा, 2p/lr। 2r का मतलब होता है डायमीटर, इस सिलेंडर का डायमीटर हो जाएगा p/dl। तो बस्टिंग फोर्स विल बी इक्वल टू p/dl। अब यहाँ देखिए d और l का क्या मतलब है, d का मतलब डायमीटर ऑफ सिलेंडर, और l का मतलब लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो इसका मतलब ये हमारा एक प्रोजेक्टेड एरिया हो जाता है। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब जो सिलेंडर जो प्रोजेक्ट करेगा एक आयताकार फॉर्मेट में या रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, तो ये देखिए डी और एल, ये एक रेक्टेंगल का एरिया प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टेड एरिया। तो जो टोटल बस्टिंग फोर्स जो आएगा PDL, इस फोर्स को ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को डिजाइन करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस बस्टिंग फोर्स की वजह से कितने टाइप के स्ट्रेसेस यहाँ जनरेट होते हैं। तो देखिए मेनली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द थिन सिलेंडर। 3 टाइप के स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। पहला है सर्कमफेरेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको हूप स्ट्रेस बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस, और तीसरा रेडियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। वापस डायग्राम पर जाएंगे हम, देखिए, हाँ, इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहला सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। हूप स्ट्रेस कैसे होगा, कोई भी आप क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उस पे सर्कमफेरेंस पर जो स्ट्रेसेस लगेगा इस तरीके से, अगर ये क्रॉस सेक्शन अगर लेता हूं मैं, तो ये जो स्ट्रेसेस होगा इस डायरेक्शन में, ये कहलाएगा हूप स्ट्रेस। अगर ये क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना स्ट्रेस होगा, तो हमारे पास जो टोटल बस्टिंग फोर्स है PDL है, और उस टोटल बस्टिंग फोर्स के बराबर अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो ये जो स्ट्रेस होगा वो इसको बैलेंस करेगा। इस स्ट्रेस की वजह से जो फोर्स होगा वो इसको बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ देखिए ये जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, टी, जो थिकनेस यहाँ पर है, टी थिकनेस यहाँ पर है, टोटल होगी 2t, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है लेंथ l हो गया, तो 2tl जो है हमारा एरिया हो जाएगा, और हम हूप स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रेजिस्टिंग फोर्स आ जाएगा।
जब इसको इक्वलेट करेंगे है F इंटू 2TL बराबर PDL। रेजिस्टिंग फोर्स को हम बर्स्टिंग फोर्स के साथ इक्वलेट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी F2TL इक्वल टू PDL, F इक्वल टू PD अपॉन 2T। यानी ये हुक स्ट्रेस के लिए हमारे लिए इक्वेशन आएगी। ये हमारा सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस या फिर हुक स्ट्रेस कहलाएगा, इस ये बर्स्टिंग फोर्स की वजह से कहलाएगा। अब अगला स्ट्रेस हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किस वजह से आएगा? जब सिलेंडर के अंदर प्रेशर है या बर्स्टिंग फोर्स है, तो अगर हम यहाँ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन करें तो इसके मटेरियल पर जो स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाएगा। अब इस डायरेक्शन में जो बर्स्टिंग फोर्स आ रहा है, प्रेशर P को ये जो प्रोजेक्टेड एरिया इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार प्रोजेक्टेड एरिया हमारा सर्कल फॉर्म में होगा, यानी डायमीटर D का जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया यानी π/4D², ये हमारे लिए प्रोजेक्टेड एरिया होगा। तो इस बार जो हमारे लिए बर्स्टिंग फोर्स होगा वो होगा प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, यानी प्रेशर इनटू π/4D²। इस बर्स्टिंग फोर्स को हमें इक्वलेट करना है। एक्सियल रेजिस्टिंग फोर्स जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है वो एक्सियल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट करेगा। इसको मैं F0 से F0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो F0 इंटू अब प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाता है हमारे, सॉरी F0 इंटू अब ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है ये कौन से मटेरियल पे लग रहा है, ये वाला मटेरियल, यानी ये जो होलो सिलेंडर होलो सर्कल है इस पे लग रहा है, जिसकी थिकनेस हमारे पास T। तो देखिए ये सरकमफेरेंस जो है πD हो जाती है और T से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा जहां पर मटेरियल एग्जिस्ट करता है। तो πDT ये हमारा रेजिस्टिंग एरिया हो जाएगा। F0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टिंग फोर्स हो जाएगा। तो F0 πDT इक्वल टू P इंटू π/4D²। बर्स्टिंग फोर्स को रेजिस्टिंग फोर्स के इक्विवेलेंट रखेंगे तो F0 इक्वल टू PD अपॉन 4T। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा। तो दो स्ट्रेस हम निकाल चुके हैं, एक तो सरकमफेरेंशियल ये वाली डायरेक्शन में निकाल चुके हैं, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में निकाल चुके हैं। तीसरी जो डायरेक्शन बचती है वो नॉर्मल डायरेक्शन, यानी इस मटेरियल के नॉर्मल यानी बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो स्ट्रेस बन रहा है वो डायरेक्टली कंप्रेसिव टाइप का जो बन रहा है वो डायरेक्टली प्रेशर की वजह से ही बन रहा है। तो ये जो स्ट्रेस होगा वो प्रेशर ही अपने आप में स्ट्रेस माना जाएगा। तो रेडियल कंप्रेसिव, यहाँ देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा होगा, रेडियल कंप्रेसिव स्ट्रेस नॉर्मली आउटवर्ड ऑन द सरफेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर। यानी इस स्ट्रेस की वैल्यू इंटरनल प्रेशर के बराबर ही होती है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर भी रेडियली आउटवर्ड है और जो स्ट्रेस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी आउटवर्ड। तो इस तरीके से तीनों स्ट्रेसेस आएंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहे हैं। पहला सरकमफेरेंशियल इस डायरेक्शन में जिसको हुक स्ट्रेस बोल रहे हैं, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इस डायरेक्शन में यानी इसके परपेंडिकुलर हो गया, और तीसरा आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया। तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। पहला प्रिंसिपल स्ट्रेस जिसको हुक स्ट्रेस बोलेंगे PD अपॉन 2T, दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस जो लॉन्गिट्यूडनल है PD अपॉन 4T, और तीसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है हमारे पास प्रेशर इटसेल्फ होगा। अब हमें ये कंपेयर करना है तीनों में से बड़ी वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखते हैं PD अपॉन 2T, D की एक अच्छी खासी वैल्यू होगी T के कंपैरिजन में, T बहुत छोटा होगा क्योंकि थिन वेसल की बात कर रहे हैं, D की वैल्यू बड़ी होगी, तो D अपॉन 2T की वैल्यू 1 से कहीं ज्यादा होगी। इसका मतलब हुक स्ट्रेस की वैल्यू प्रेशर P से कहीं ज्यादा होगी। तो हुक स्ट्रेस जो होगा प्रेशर P से कहीं ज्यादा होगा। और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर 4 आ रहा है, यानी यहाँ पर जो 2 आ रहा था उसकी जगह यहाँ पर 4 आ रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा हुक स्ट्रेस रहेगा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और उसके बाद प्रेशर P। यानी अगर हम डिजाइन करेंगे इस थिन सिलेंडर का तो हमें जो स्ट्रेस हमारे लिए क्रिटिकल होगा वो हुक स्ट्रेस होगा PD अपॉन 2T। ये स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा, इसी के लिए हमें डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्रिटिकल स्ट्रेस हो जाता है। अब तो हम अगर डिजाइन करते हैं डिजाइन ऑफ थिन सिलेंडर शेल, तो हम सबसे पहले देखना पड़ेगा डिजाइन के लिए कि उस मटेरियल की अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। तो मान लीजिए सिग्मा ए इसकी अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ है यानी यील्ड पॉइंट है, तो जितना हुक स्ट्रेस आ रहा है वो
एक्सटर्नल जो हुक स्ट्रेस आ रहा है इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हुक स्ट्रेस F इक्वल टू पी डी अपॉन टू टी, पी डी अपॉन टू टी शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा एन। ये हमारे लिए डिजाइन इक्वेशन बनेगी, इसी से हम अननोन क्वांटिटी निकालेंगे। अगर मान लीजिए सिलेंड्रिकल शेल ना होकर के स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल अगर है तो हमारे लिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और हुक स्ट्रेस दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर है, हर तरीके से एक जैसा होगा। तो इस बार बस्टिंग फोर्स हमारे लिए P इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया हमारे पास है पाई/4 डी स्क्वायर, P से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस्टिंग फोर्स आएगा। इक्विलिब्रियम केस में जो रेजिस्टिंग फोर्स आएगा वो अगेन जिसका प्रोजेक्टेड एरिया सर्कल ही होगा, तो पाई डी टी इंटू एफ बराबर पी पाई/4 डी स्क्वायर, एफ बराबर पी डी अपॉन 4t। यानी इस बार स्फेरिकल शेल के लिए जो हमारा बस्टिंग जो क्रिटिकल स्ट्रेस आएगा या मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा पी डी अपॉन 4t होगा, और पी डी अपॉन 4t शुड बी लेस देन इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस करेंगे तो ये हमारे लिए स्फेरिकल शेल के लिए डिजाइन इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम चीजों को डिजाइन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।